Hello friends and students. Today we are starting class 8th chapter number 2 from trade to territory. The company establishes power. ये मॉडर्न हिस्ट्री का हम बोल सकते हैं कि इनिशियल लेवल है जहाँ से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं, या यहाँ पे इस चैप्टर में मॉडर्न हिस्ट्री में हमारी प्लिंथ रखाएगी, हमारी नींव रखाएगी कि मॉडर्न हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुआ, या हम बोल दें ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पे कब्ज़ा कैसे स्टार्ट किया, कैसे वो लोग आए, कंपनी बना के आए, कैसी कंपनी थी और उन्होंने क्या किया यहाँ पे, कैसे उन्होंने ट्रेड से, पहले तो वो व्यापार करने के हिसाब से आए थे कि यहाँ पे इंडिया से बिजनेस करेंगे, और धीरे धीरे उन्होंने हमारी टेरिटरी मतलब हमारी सीमा को, हमारे देश की सीमा को उन्होंने कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। द कंपनी इस्टेब्लिशेस पावर। इस्टेब्लिशेस का मतलब होता है स्थापित करना। चलिए तो हम बात करते हैं, हम लोगों ने 7th में मिडिवल हिस्ट्री पढ़ा है और वहाँ हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं 1000 ईयर का, उसमें हम बात करते हैं 700 से लेकर 1700 तक। तो वो 17 और 1750 वो चलता रहता है। इतना बड़ा लॉन्ग पीरियड है कि उसमें हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कब 10-20 साल किस तरफ है। ठीक है, अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब। हालांकि इसकी प्लिंथ जो है, इसकी नींव जो है वो 1600 में रखा गई थी। औरंगज़ेब की डेथ हुई थी 1707 में। हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईयर याद नहीं करेंगे। हिस्ट्री में अधिकतर ये प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स को कि ईयर बहुत ज़्यादा याद करना होते हैं, नाम बहुत ज़्यादा याद करना होते हैं। यहाँ मैं कुछ क्लेरिफाई कर दूंगा कि कुछ ही ईयर हमको, ज़्यादा नहीं, 2-3 ईयर्स हमको याद रखना है, एक आधी डेट याद रखना है, नाम तो हमको याद रखना पड़ेंगे। नाम के लिए हमको कुछ नहीं कर सकते हैं, नाम तो हमको याद रखना पड़ेंगे, पर ईयर्स में जो रहेंगे हम, जो मैं शुरुआत में लिख देता हूँ यहाँ पे, वो जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बिल्कुल भी याद नहीं हो पाते ईयर, या बिल्कुल भी हिस्ट्री याद नहीं होती है, वो शुरुआत में केवल ये 3-4 ईयर्स को पढ़ लें, सफिशिएंट होगा उनके लिए, इस चैप्टर के लिए। और बाद में मैं जो ईयर्स बताता रहूँगा, तो जैसे जैसे आपको पहले ये याद हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे आप रीडिंग करते हुए, एक नोट्स बनाते हुए आप उन ईयर्स को भी याद कर सकते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर हम लिख लेते हैं 1707, दूसरा है 1757, तीसरा है 1764, और उसके बाद हम लोग आगे जाते जाएंगे। इस ईयर में, इस चैप्टर में वैसे हमारे लिए 2 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। इसके अलावा 1799 भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ भी श्रीरंगपट्टनम की एक बैटल हुई थी, और जिसमें जो टीपू सुल्तान था उसकी डेथ हो गई थी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, पर मेनली जो 2 इम्पॉर्टेंट है वो ये सन है। केवल अगर हम इन 2 सन को याद रख लेंगे, इन 2 ईयर्स को याद रख लेंगे, तो हमको एक बेसिक नॉलेज तो हो जाएगा इस चैप्टर का। हम इसको एक कहानी के तौर पे पढ़ेंगे, पर कुछ एनसीईआरटी को हम लोग फॉलो करेंगे और एनसीईआरटी की कुछ लाइन्स हम लोग रीड आउट करेंगे, हालांकि वो कुछ ज़्यादा लाइन्स रहेंगी। तो यहाँ पहला पैराग्राफ जो हमको दिख रहा है चैप्टर 2 में, उसमें कहा गया है कि औरंगज़ेब की डेथ के बाद में, औरंगज़ेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल किंग। लास्ट पावरफुल वर्ड लगा रहा हूँ, ना कि लास्ट किंग बोल रहा हूँ मैं। लास्ट पावरफुल मुगल किंग था वो। उसके बाद जितने भी किंग्स आए वो ये नहीं बोल सकते हैं कि वो पावरफुल थे, वो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ लेंगे कि वो पावरफुल नहीं थे। औरंगज़ेब वॉज दी लास्ट पावरफुल मुगल किंग। जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ हुई इन 1707, जैसे ही 1707 में
औरंगजेब की डेथ हुई, ब्रिटिशर्स ने एक स्टेप और आगे बढ़ गए थे कब्जा करने के लिए। देखते हैं हम लोग। तो यहाँ हमारा पहले पैराग्राफ में तो केवल इतना लिखा है कि उसके बाद उन्होंने कब्जा करना स्टार्ट करा था। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी नेम डिराइव हुआ था क्योंकि वो ब्रिटेन की कंपनी थी और ब्रिटेन से ईस्ट में पड़ता है इंडिया, इसलिए उसको बोला गया था ईस्ट में जो इंडिया है वहाँ से ट्रेडिंग करने के लिए बनाई हुई कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ यहाँ कुछ लाइंस वगैरह उसमें शुरुआत में दी हुई हैं, हम लोग रीड आउट करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं 1600 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी, बंगाल में आई थी और इन्होंने ब्रिटेन की क्वीन जो थी उनसे इन्होंने लाइसेंस लिया था, उनसे उनको परमिशन मिली थी कि वो इंडिया से गुड्स खरीदेंगे और यूरोपियन मार्केट में ले जाके बेचेंगे। क्लियर? अब हम यहाँ पे कुछ ईयर्स वगैरह पढ़ते हैं, कुछ रीड आउट करते हैं। इन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर। नाउ चार्टर मीन्स होता है ऑर्डर, रॉयल ऑर्डर, इसको रॉयल चार्टर भी लिखा हुआ है कई जगह। रॉयल चार्टर, चार्टर मीन्स ऑर्डर और रॉयल चार्टर मतलब राजा का आदेश। तो रॉयल चार्टर ऑफ द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड। इनको एकमात्र मोनोपॉली थी, इसके लिए मोनोपॉली वर्ड बोला जाता है, मतलब केवल एक ही व्यक्ति को राइट्स होते हैं बाइंग सेलिंग वाले। तो मोनोपॉली है, यहाँ पे केवल एक ही व्यक्ति ट्रेड कर रहा है। वैसे बेसिकली मोनोपॉली वो सेलर के लिए होती है। सोल राइट टू ट्रेड, उन्हीं को केवल राइट था कि वो यहाँ से इंडिया से कुछ चीज़ें खरीद सकें और यूरोप के मार्केट में बेच सकें विद द ईस्ट। दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप ऑफ इंग्लैंड कुड कॉम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसका मतलब ये नहीं था कि यूरोप के इतने सारे नेशन से बाकी कोई सी कंट्री की कंपनी यहाँ पे नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इंग्लैंड की कोई कंपनी जो थी, दूसरी कंपनी, वो इंडिया में आके बिजनेस नहीं करेगी, इसका ये मतलब था। तो इंग्लैंड से केवल एक कंपनी यहाँ पे आ सकती थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। बाकी फ्रांस की, डच की, पुर्तगीज़ कंपनी, ये सब पहले से इस्टेब्लिश थी या बाद में आ चुकी थी। आगे हम बात करें मर्केंटाइल। मर्केंटाइल का मतलब होता है गुड्स की, गुड्स मतलब सामान। चाहे हम लोग किसी भी किराने की शॉप पे जाएं या किसी भी शॉप पे जाएं, वहाँ से हम जो भी चीज़ खरीदते बेचते हैं, जो सेलर होता है, वेंडर होता है, शॉप वाला मालिक होता है, वो कुछ चीज़ बेचता है या जो चीज़ हम लोग खरीदते हैं, तो जो चीज़ हम लोग खरीद रहे हैं उसको हम बोलेंगे गुड्स, सामान, आइटम्स भी बोल सकते हैं। तो वो आइटम्स की ट्रेडिंग करना, बिजनेस करना, उसको हम बोलते हैं मर्केंटाइल। तो मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनी इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर। उस समय का ट्रेडिंग इस हिसाब से था कि वहाँ की जो कंपनीज थी उस समय की, वो ये चाहती थी कि हमारे कॉम्पिटिटर्स ही ना हो मार्केट में, जिससे हम हमारे मन माफिक प्रॉफिट कमा सकें, सस्ते में गुड्स को खरीदें और महंगे में बेचें। आगे हम बात करते हैं रॉयल चार्टर लिखा हुआ है नेक्स्ट उस पर, और उसके बाद लिखा हुआ है कि पुर्तगीज़ जो थे, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई तब उसको पता चला कि पुर्तगीज़ कंपनी यहाँ पे पहले से इस्टेब्लिश्ड है और वो यहाँ से बिजनेस कर रही है। किस चीज़ का बिजनेस कर रही थी? बेसिकली जो यहाँ इंडिया से बिजनेस होता था वो पेपर, मतलब मिर्च वगैरह, उसके बाद कार्डामोम, इलायची और मसाले वगैरह जितने थे उनका ये बिजनेस करते थे। क्लोव भी उसमें होता था। क्लोव मीन्स होता है लौंग, होपफुली आप पहचानते होंगे लौंग। वास्को डिगामा जो था, वास्को डिगामा ने 1498 में, यहाँ लिखा हुआ है हमारे इसमें, वास्को डिगामा
अब पुर्तगीज एक्सप्लोरर, अब एक्सप्लोरर क्या होता है, वो व्यक्ति जो किसी एरिया को खोजने के लिए कि वहाँ उस एरिया में क्या क्या चीज़ें हैं, या तो जैसे रास्ता उस एरिया तक नया जाने का रास्ता। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब हमको गूगल मैप से पूरी वर्ल्ड जो है वो हमारे मोबाइल में दिख जाता है, तो अब ऐसा कोई नया हम लोग नहीं डिस्कवर कर रहे हैं। पर उस समय जब ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो मैनुअली निकलते थे और अपने जो मैप्स उनके पास होते थे और वो मैप्स लेके और एक देश से दूसरे देश का रास्ता खोजते थे, उनको बोलते थे एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर हु हैड डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498। उन्होंने 1498 में सी रूट खोजा था। हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले भी, अगर हम लोग 6th की हिस्ट्री में बात करें तो 6th की हिस्ट्री में हमको ये भी देखने को मिलता है कि उस समय जब मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा सिविलाइजेशन की हम बात करें तो वहाँ पे भी कई ऐसे हमको सबूत मिले हैं कि वहाँ पे इंडिया से डायमंड्स वगैरह या प्रीशियस स्टोन्स वगैरह या मसाले वगैरह इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते थे अरेबियन नेशंस को, और वो अरेबियन नेशन से यूरोप के मार्केट में बेचे जाते थे। पर वो रूट होता था, करंट डे में हम बात करेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान वाला, वो रूट से ये गुड्स की ट्रेडिंग होती थी, क्योंकि ऊपर की तरफ हिमालय आ जाता था तो वो क्रॉस नहीं हो पाता था और नीचे की तरफ सी रूट डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। बाद में वास्को डिगामा ने इंडिया आने के लिए सी रूट डिस्कवर किया। अब यूरोपियंस जो थे वो सी रूट के ज़रिए इंडिया में एंट्री करने लगे थे। आगे हम बात करें इसी के लिए यहाँ पे क्यों आते थे वो, तो कंपनीज वर इंटरेस्टेड बाइंग द सेम थिंग, फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन, सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया, पेपर, क्लोव, कार्डामोम, सिनामोम, ये भी वो चीज़ खरीदते थे। अब हम बात करेंगे, इसी पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि अब हो तो बहुत सारी कंपनी गई थी, डच कंपनी थी, मतलब डच देश से वो आई हुई थी, फ्रेंच कंपनी थी, पुर्तगाल से पुर्तगीज कंपनी आई थी, इंग्लैंड से आ गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इतनी सारी कंपनी के बीच में अब कंपटीशन बढ़ गया था और ये सब माल प्रैक्टिस कर रहे थे। माल प्रैक्टिस का मतलब होता है गलत प्रैक्टिसेस कर रहे थे, मतलब एक दूसरे से हेल्दी प्रैक्टिस ना करते हुए, एक अच्छा तरीके से बिजनेस ना करते हुए, ये एक दूसरे के बिजनेस में अड़ंगा अड़ाते थे। कैसा अड़ंगा अड़ाते थे? होपफुली अड़ंगा अड़ाता तुमको समझ में आ गया होगा। एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते थे और ये कई बार बहुत फियर्स प्रॉब्लम्स हो जाती थी, बहुत ही भयंकर प्रॉब्लम्स हो जाती थी। जैसे एक इंसिडेंट की बात करते हैं हम कि कोई एक फ्रेंच कंपनी का जो शिप है वो इंडिया से गुड्स लोड करके और यूरोप की तरफ जा रही है, यूरोपियन मार्केट में सेल आउट करने के लिए उस गुड्स को, और उसको बीच में ही मिलिट्री एक्शंस के द्वारा, नेवी एक्शंस के द्वारा बीच समुद्र में उसको डुबो दिया जाता था या उसको लूट लिया जाता था। इस टाइप की प्रैक्टिस जो होती थी उसको ये लोग फॉलो करते थे और कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। इसके बाद इसमें सेकंड एक टफ वर्ड दिया है, फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किलाबंदी, हिंदी में बोलते हैं किलाबंदी। मतलब वो इसका मीनिंग ये है कि जब वो शिप्स वगैरह जो बाद में जब ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगी तो बाद में जब शिप यहाँ से जाती थी तो केवल न वो न केवल यहाँ से गुड्स लेके जाती थी बल्कि यहाँ से सोल्जर्स भी बैठ के जाते थे और वॉर शिप भी उसके साथ जाया करती थी। कुछ छोटी छोटी शिप्स होती थी जिसमें जो उसको प्रोटेक्ट करती थी, जो गुड्स होता था उसको लूटने से बचाने के लिए या फिर डुबोने से उसको बचाने के लिए, ताकि वो सिंक वगैरह ना हो सके। नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन टू ट्रेड इन बंगाल। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने अपनी पहली फैक्ट्री जो थी इंडिया में, अपनी पहली फैक्ट्री हुगली रिवर के पास में, हुगली रिवर कलकत्ता से निकलती है, गंगा रिवर की ही एक ब्रांच है। ये हम लोग 9th क्लास में जियोग्राफी में पढ़ते हैं, फिजिकल जियोग्राफी में। फिलहाल हम देख लें कि ये कलकत्ता की बात कर रहे हैं। तो बंगाल में 1651 में हमने, अब मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ईयर्स भी लिख देता हूँ। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई। 1651 में उन्होंने पहली फैक्ट्री
लगाई, इस्टेब्लिश करी इंडिया में, बंगाल में, कलकत्ता में। कलकत्ता के यहाँ पे कुछ नाम भी दिए हुए हैं। पुराना नाम था कालीकाता, फिर उसके बाद हुआ कलकत्ता, आज उसको हम बोलते हैं कोलकाता। अब यहाँ पे हम बात करें, बाय द 1697 बिगिन द बिल्डिंग ऑफ द फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। 2 years later it bribed Mughal officials into giving the company जमींदारी rights over 3 villages। अगेन एक ईयर आ गया है 1696। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई, 1651 में उन्होंने फैक्ट्री स्टेब्लिश करी और 1696 में उन्होंने अपना फोर्ट बनाना स्टार्ट किया। और इसी ईयर में यहाँ फोर्ट बन भी रहा था और इसी ईयर में उनको 3 विलेजेस की जमींदारी मिल गई थी। 3 विलेजेस की उनको जमींदारी मिल गई थी। नाउ व्हाट इज जमींदारी? ये जमींदारी क्या होता है? जमींदारी एक राइट होता है किसी पर्टिकुलर एरिया पे। जैसे हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी को 1696 में बंगाल के 3 विलेज की जमींदारी मिली थी। मतलब उन 3 विलेजेस पे टैक्स कलेक्शन करने का, जो उस एरिया के किसान होंगे, उस एरिया में जो भी ट्रेड होगा, उस एरिया में जो भी व्यापारी बिजनेस करेंगे, उस एरिया में जितने भी ज़मीनें होंगी या जितने भी घर होंगे या जो भी उस एरिया के अमीर लोग होंगे, उन सब से टैक्स कलेक्ट करने का राइट्स जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल चुका था। हालांकि ये टैक्स कलेक्ट करके अपने पास नहीं रखती थी। ये ज़मींदार जो होते हैं वो टैक्स कलेक्ट करके ये टैक्स की अमाउंट राजा को दे देते हैं और राजा उसमें से कुछ परसेंटेज फीस के रूप में उन जमींदारों को अलॉट कर देता है। जैसे सपोज करें हम लोग कि 100 रुपये टैक्स लिए हैं किसी एक पीजेंट से, किसान से, वो 100 रुपये में से अगर राजा और जमींदार के बीच में ये डील हुई है कि राजा को 80 रुपीज़ चाहिए हैं, तो उसमें से वो 20 रुपीज़ खुद के पास रख लेंगे और 80 रुपीज़ राजा को दे दिए जाएंगे। तो जमींदार को भी पैसे मिल जाते थे और राजा तक भी ये दिक्कत ना होती थी राजा को कि उसको गांव-गांव जाके और अपने ऑफिशियल्स भेज के या खुद जाके और लोगों से टैक्स कलेक्ट करना पड़े। वो जमींदार उसके लिए कर देते थे। नाउ तो ये जमींदारी उन्होंने ली और उन्होंने एक फरमान, एक वर्ड और लिखा हुआ है इसमें, फरमान। फरमान मीन्स होता है ऑर्डर। चार्टर मतलब भी ऑर्डर होता है, फरमान मीन्स भी ऑर्डर होता है। तो मुगल एम्परर औरंगजेब जो था, अभी इस टाइम तक तो औरंगजेब जिंदा था 16, वो तो यहाँ पर आके मरेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे औरंगजेब जब जिंदा था तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उससे एक फरमान ले लिया, मतलब एक ऑर्डर ले लिया। क्या था उस ऑर्डर में? उस ऑर्डर का मतलब था कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से जो भी ट्रेड करेगी, मतलब उस बंगाल एरिया से, उस बंगाल एरिया से, अभी बंगाल में ही हैं, अभी इस समय तक वो बंगाल में ही हैं, बाहर पूरे इंडिया पे कब्जा नहीं हुआ है अभी। तो बंगाल एरिया से वो जितना भी ट्रेड करेगी, जो भी गुड्स खरीदेगी या जो भी गुड्स वहाँ से परचेस करेगी किसानों के थ्रू, किसानों से, उसके ऊपर उसको कोई टैक्स नहीं देना है। ये उसने फरमान ले लिया या ऑर्डर ले लिया औरंगजेब से। नाउ आगे हम बात करें। अब यहाँ पे मुर्शिद कुली खान, इसी पैराग्राफ में नीचे लिखा हुआ है मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान जो था वो वहाँ का बंगाल का उस समय का, इस समय का राजा था, मतलब नवाब था। नवाब मीन्स भी हम बोल सकते हैं छोटा राजा, मतलब औरंगजेब जो था वो महाराजा और उसके अंडर में नवाब जो होंगे वो छोटे राजा, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो नवाब को भी वही जमींदार जैसे होते थे जिनको राइट्स होते थे टैक्स कलेक्शन के। नवाब बड़े होते थे एज कम्पेयर टू जमींदार, बट ऐसा हर जगह नहीं था। अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में कई बार डिफरेंट टर्म्स भी यूज़ कर दी जाती थी। जैसे हम लोग को अगर 6th का या 7th का हम लेक्चर पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे समंतास की बात करेंगे, इसी जमींदार को हम लोग समंतास बोलेंगे। तो अलग अलग डिफरेंट एरिया में डिफरेंट वर्ड्स बोले जाते थे, काम एक ही होता था टैक्स कलेक्शन का। तो ये मुर्शिद कुली खान जो थे, ये मुर्शिद कुली खान जो थे वो बंगाल के उस समय के नवाब थे। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे वो चार्टर ले लिया था, फरमान ले लिया था औरंगजेब से कि उनको टैक्स नहीं पे करना है। तो
मुर्शिद कुली खान ने इस बात से बंगाल को या बंगाल के नवाब को घाटा हो रहा था, उसको टैक्स कलेक्शन कम मिल रहा था, तो उसने पहले तो कुछ नहीं बोला, बट आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोलने लग गया कि अब जो है आपको देना पड़ेगा टैक्स, अब औरंगजेब फरमान का कोई मतलब नहीं रहा है। नाउ आगे हम बात करते हैं हाउ ट्रेड लीड टू बैटल। अब ये ट्रेड जो था, यहाँ का जो अब वो डिस्प्यूट चला, वो फरमान जो रहा, उससे कैसे डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। अब डिस्प्यूट ऐसे क्रिएट हुआ कि जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई तो बंगाल में ऑटोनॉमी आ गई। ऑटोनॉमी वर्ड मतलब ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्ता, मीन्स अब खुद का कंट्रोल हो गया। मतलब मुर्शिद कुली खान जो था, मुर्शिद कुली खान ने अब अपने को वहाँ का राजा बोल दिया। अब वो केवल नवाब नहीं रह गया, वो कंप्लीट राजा बन गया। अब उसके ऊपर मुगल डायनेस्टी का कोई हक नहीं रहा। उसने मना कर दिया कि अब मुगल्स मेरे ऊपर नहीं है। जब तक औरंगजेब जिंदा रहा तब तक उसने माना, और औरंगजेब की डेथ के बाद में उसने अपने को सेल्फ खुद ने ही डिक्लेयर कर दिया कि अब मैं मुगल्स के अंडर में नहीं हूँ। और जब मैं मुगल के अंडर में नहीं हूँ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो फरमान लिया है वो भी मेरे ऊपर अप्लाइड नहीं होगा। मतलब औरंगजेब की जैसे ही डेथ हुई उसका फरमान भी एक्सपायर्ड हो गया है। औरंगजेब तो एक्सपायर्ड हुआ ही है, उसका फरमान भी एक्सपायर्ड हो गया है, और अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब वो डिस्प्यूट चलता रहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में। इसी में हम देखें मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला। मुर्शिद कुली खान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो वेट कर रही थी कि यहाँ तो डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गए थे 1696 में। अब वो वेट कर रहे थे, जैसे 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, यहाँ फरमान निकला, यहाँ डिस्प्यूट्स अब क्रिएट होना स्टार्ट हुए। अब मुर्शिद कुली खान की डेथ की रास्ता देखने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले उससे डिस्प्यूट चलता रहा, उन्होंने सोचा कि मुर्शिद कुली खान जो है वो बूढ़ा हो चुका है, अब अगर वो मर जाएगा तो हम उसको डिस्प्यूट को हमको पैसे नहीं देना पड़ेंगे। उन्होंने थोड़े बहुत पैसे कुछ दिए नहीं दिए, और वो वेट करने लगे कि चलो ठीक है, अभी तो केवल जवान से ही लड़ाई चल रही है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। अब मुर्शिद कुली खान के बाद में अलीवर्दी खान बंगाल के नवाब बने। अलीवर्दी खान जब बने तब भी सेम डिस्प्यूट रहा, वही ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला गया टैक्स दो। ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है हमको तो पुराने राजा जो थे अलीवर्दी जो औरंगजेब थे, उन्होंने एक फरमान दिया हुआ है, एक ऑर्डर दिया हुआ है कि हमको टैक्स नहीं पे करना है। तो वो डिस्प्यूट अलीवर्दी खान के साथ भी चले, जो मुर्शिद कुली खान के साथ चले वही अलीवर्दी खान के साथ चले। अब अलीवर्दी खान भी, उसकी भी डेथ हो गई, और उसकी डेथ के बाद में आया सिराजुद्दौला। नाउ यहाँ हमको वर्ड याद रखना है, सिराजुद्दौला उसका नाम याद रखना है। मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान हमको याद रहे या ना रहे, पर हमको सिराजुद्दौला याद रखना पड़ेगा। नाउ अब सिराजुद्दौला जो था उसके साथ में भी सेम आया, सेम डिस्प्यूट्स चले। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि नहीं हम लोग टैक्स नहीं पे आउट करेंगे। अब होती है लड़ाई। तो अब हम देखेंगे इसमें लास्ट लाइन जो है उसी पैराग्राफ की, वो हम पढ़ेंगे। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ बेइज्जती भरे, कुछ ऐसी लैंग्वेज लिखी जिससे बेइज्जती हो रही थी, ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखना स्टार्ट करे। एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स, और उसके नवाब को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश करी। मतलब उनको उकसाया कि आप लड़ाई करो। उनको ऐसा लग रहा था कि लड़ाई तो नहीं होगी, पर लड़ाई हो गई। आगे हम देखें, उन्होंने यहाँ तक आरोप लगा दिया कि जो सिराजुद्दौला है या अलीवर्दी खान है या मुर्शिद कुली खान है, उससे पहले ये लोग नाइंसाफ़ी कर रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, अनजस्ट कर रहे हैं, और दे आर रूइनिंग द बिजनेस, द ट्रेड ऑफ द कंपनी। रूइनिंग मतलब बर्बाद करना, ये हमारे बिजनेस को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे उनके आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, एक दूसरे के ऊपर कुछ भी ब्लेम करते रहे। नाउ लास्ट लाइन जो है, द कॉन्फ्लिक्ट लीड टू कन्फ्रंटेशन
एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। अब हम आ गए हैं बैटल ऑफ प्लासी पे 1757 बैटल ऑफ प्लासी है। ये बैटल हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट बैटल्स में से एक है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में पहली लड़ाई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में पहली लड़ाई थी बैटल ऑफ प्लासी, और उस बैटल ऑफ प्लासी के बाद में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगने लगा था कि हाँ अब वो इस देश पे कब्जा कर लेंगे। और दूसरे राजा जो थे, जो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, पर दूसरे राजा जो थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, उनको भी ऐसा लगने लगा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर बहुत बढ़ गई है, पर ऐसा कुछ नहीं था। पढ़ते हैं हम लोग द बैटल ऑफ प्लासी। इससे पहले हम बात करेंगे प्लासी वर्ड आया कहाँ से है। PLASSEY, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, केवल प्लासी लिख रहा हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। तो बैटल ऑफ प्लासी जो थी, वो प्लासी वर्ड कहाँ से आया? तो प्लासी वर्ड एक ट्री होता है, उसको पलाश का ट्री बोला जाता है। तो ये पलाश के ट्री से पलाशी बना और पलाशी से बाद में प्लासी बना। पलाश का ट्री जो है वो पुराने ज़माने में, अभी तो हम लोग होली पे खेलते हैं तो वो केमिकल्स हमको रंग मिलते हैं होली पे रंग खेलने के लिए। ये पुराने ज़माने में इसकी कुछ गुलाबी, पिंक, रेड टाइप की ऐसी फ्लावर पत्तियाँ होती हैं, और उन पत्तियों से ये गुलाल वगैरह बनाए जाते थे। तो पुराने ज़माने में जब गुलाल वगैरह बनता था तो वो इसी पेड़ की पत्तियों से बनता था। तो ये वहाँ पे बहुत सारे थे पलाश के पेड़, इसलिए उसको एरिया का नाम प्लासी हो गया। तो पलाश से पलाशी और पलाशी से प्लासी। होपफुली ये क्लियर होगा। अब हम पढ़ते हैं बैटल ऑफ प्लासी। व्हेन अली वर्दी खान डाइड इन 1756। हमने बात कर लिया बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान, उसके बाद अली वर्दी खान, अली वर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला हमको मेन है, और वो 1756 में राजा बन गया था, नवाब बन गया था। एंड वरीड अबाउट द पावर एंड कीन ऑन द पपेट। पपेट मतलब होता है कठपुतली। वेयर रूलर्स वुड विलिंग टू गिव ट्रेड कंसेशंस टू द और अदर प्रिविलेजेस। नाउ अब हम बात करते हैं, थोड़ा एक दो लाइन हम स्किप करके नीचे आते हैं। सिराजुद्दौला आस्क्ड कंपनी टू स्टॉप मिडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स एंड द डोमिनियन। सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि वो बंगाल के नवाब, मतलब जो सिराजुद्दौला थे, उनके काम में इंटरफेयर करना बंद करें, उनके पॉलिटिकल काम में इंटरफेयर करना बंद करें। स्टॉप फोर्टिफिकेशन एंड पे द रेवेन्यू, और उनका कहना था कि वो रेवेन्यू पे करे। आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड द Nawab marched with 30,000 soldiers to the English factory of Kashim Bazar, captured the company officials, locked warehouse, disarmed all Englishmen and blockaded English ships. Then he marched to Calcutta to establish control over the company's fort there. यहाँ क्या करा उन्होंने? पहले तो मुर्शिद कुली खान से जो बातचीत चल रही थी वही अली वर्दी खान ने भी चलाई, और वही सिराजुद्दौला ने भी चलाई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगने लगा था कि यार अब इतने सालों से चल रही है बातचीत, तो वो बातचीत ही रहेगी। पर सिराजुद्दौला ने उनको फाइनल वार्निंग दी, उन्होंने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, ठीक है होता रहता है। और उसके बाद जो सिराजुद्दौला था उसने 30,000 सोल्जर्स के साथ में कसीम बाजार का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिस था उस पर उसने मार्च किया, मतलब उस पर हमला कर दिया, और वहाँ से जितने हथियार थे वो सब अपने कंट्रोल में ले लिया। जितने ब्रिटिशर्स इंग्लिशमैन थे, जितने भी ब्रिटिशर्स को ही इंग्लिशमैन भी बोलते हैं, तो वो ब्रिटिशर्स जितने भी थे उनको सबको कैप्चर कर लिया, बंदी बना लिया,
और वहाँ से आगे उन्होंने अपने फुटप्रिंट्स स्टेप्स करे कलकत्ता तक के लिए। कलकत्ता में 1651 में फोर्ट बन गया था, तो अब ये वहाँ पे 1696 में फोर्ट बन गया था और 1651 में फैक्ट्री बन गई थी, तो अब इसके लिए वो वहाँ पे मार्च कर दिया उन्होंने। ऑन हियरिंग द न्यूज़ of the fall of Calcutta, company officials in the Madras sent force under the command of the Robert Clive. Now, हमने पहला वर्ड पढ़ा सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। सेकंड हम पढ़ रहे हैं रॉबर्ट क्लीव, रॉबर्ट क्लीव, रॉबर्ट क्लीव। ये दोनों नाम भी हमको याद रखना पड़ेंगे, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लीव। सिराजुद्दौला जो था वो बंगाल का नवाब था और रॉबर्ट क्लीव जो था वो एक 18-19 साल का एक लड़का था जो कि ब्रिटिश ऑफिसर था। Prolonged negotiation, the Nawab followed. Finally, in the 1757, Nawab Robert Clive led the company army against the Sirajuddaula at the Plassey. अब ये प्लासी में बेसिकली रॉबर्ट क्लीव जो थे वो उस समय मद्रास में थे। मद्रास से जैसे उनको पता चला कि कलकत्ता के ऑफिस पे या कलकत्ता के फोर्ट पे कब्जा कर लिया गया है, अब कलकत्ता उनके अंडर में नहीं है, तो वो मद्रास से अपनी आर्मी लेके निकले कलकत्ता के लिए। और सिराजुद्दौला को पता चला, उसने भी कलकत्ता से निकले, अपने सेनापति को बोला कि आप निकलो और सेना की कुछ टुकड़ी ले जाओ, और ये दोनों जो मिले वो प्लेस था प्लासी, तो वहाँ पे इनकी बैटल हुई। One of the main reason of the defeat of the Nawab was that of force by the Mir Zafar. One of Sirajuddola's commander never fought the battle, and Clive had managed to secure his support by promising to make him Nawab after crushing Sirajuddaulah. Now ये important लाइन है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये सोच रही थी कि हम लोग तो आराम से जीत जाएंगे, जीत भी गए। वो सिराजुद्दौला जो लड़ाई करने की सोच रहा था और उसने मीर जाफर नाम के व्यक्ति को इसकी जगह जो लड़ा था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़े थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, और इनकी तरफ से लड़ा था। इनकी तरफ से जो लड़ा था वो था मीर जाफर, मीर जाफर। ना मीर जाफर लड़ा था सिराजुद्दौला की तरफ से। सिराजुद्दौला वॉज द नवाब ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ा था रॉबर्ट क्लीव। तो रॉबर्ट क्लीव जो लड़ा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, सिराजुद्दौला या बंगाल के नवाब की तरफ से लड़ा था मीर जाफर। मीर जाफर वॉज द कमांडर ऑफ सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बहुत सारे कमांडर्स थे, उसमें से एक कमांडर था मीर जाफर, और मीर जाफर ने कभी लड़ाई लड़ी ही नहीं थी, उसको लड़ाई लड़ते आती ही नहीं थी। और पहली बात तो उसको लड़ाई लड़ते नहीं आती थी, तो हारना तय था। दूसरा, मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लीव से, या ये बोल दें कि रॉबर्ट क्लीव ने मीर जाफर से, इन दोनों की आपस में लड़ाई के पहले ही बातचीत हो गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी या रॉबर्ट क्लीव की जो सेना है वो सिराजुद्दौला को हराने के बाद में, सिराजुद्दौला को हराने के बाद में बंगाल के नवाब के तौर पे मीर जाफर को इम्प्लांट कर देगी, पपेट बना के, एक कठपुतली बना के। तो ये बेसिकली एक कॉन्स्पिरेसी थी, एक षड्यंत्र था, और उसके थ्रू रॉबर्ट क्लीव ने
सिराजुद्दौला या बोल दें कि बंगाल की नवाबी हासिल कर ली थी। हालांकि वो डायरेक्ट बंगाल के नवाब नहीं बने, उन्होंने एक पपेट मतलब कठपुतली बैठा दी थी मीर जाफ़र को, और मीर जाफ़र वही करता था जो ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती थी। तो ऐसे तौर पे उन्होंने ये बैटल जीती, और बैटल जीत के उन्होंने जितने भी राजा थे, दूसरे जो राजा थे, उनके सामने तो ये इम्प्रेशन था कि नहीं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बहुत पावरफुल है, और उसने अपनी टैक्ट से, अपनी रणनीति से सिराजुद्दौला मतलब बंगाल के नवाब को हरा दिया है, और अब वो बहुत पावरफुल हो चुके हैं। तो होपफुली बैटल ऑफ प्लासी समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मीर जाफ़र, जो हमको याद रखना है। अब हमको 3 नाम याद रखना पड़ेंगे, बेसिकली वो 2 ही नाम हैं, मीर जाफ़र, मीर कासिम, और फिर वापस से मीर जाफ़र। ये मीर जाफ़र और ये मीर जाफ़र एक ही व्यक्ति है। हम देखेंगे उसको कि कैसे करना है, देखते हैं हम अभी। चलिए, अब हमारी बात है बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। हमने बैटल ऑफ प्लासी कर लिया, अब हम बैटल ऑफ बक्सर पे बात करेंगे। तो बैटल ऑफ बक्सर की हम बात करें, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। नाउ अब सिराजुद्दौला तो हार चुका था, सिराजुद्दौला हार चुका था, और बंगाल का नवाब अब मीर जाफ़र बन चुका था, जो कि पपेट था, PUPPET, पपेट। पपेट मीन्स होता है कठपुतली, जो कि कठपुतली था ईस्ट इंडिया कंपनी का। यहाँ तक हमने फाइनल किया। अब हम बात करते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो तो मीर जाफ़र को दे दी, थोड़े दिन तक उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की बात भी सुनी, पर जब उसको ऐसा लगा कि नहीं, बंगाल का नवाब तो मैं हूँ, मैं हर चीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से नहीं करूँगा, और उसने जो पपेट शिप पे वो चल रहा था उसको थोड़ा सा हटाने की कोशिश करी, अपनी इमेज को बदलने के लिए वो हटाने की कोशिश करी। तो रातों रात ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र को हटा के और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले बनाया था मीर जाफ़र को, सिराजुद्दौला को हरा के, और मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। अब मीर जाफ़र ने जब उनकी बात सुनना मना कर दिया, उनकी बातों पे डिसीजंस लेने से मना कर दिया, या उनके फेवर में डिसीजंस लेने से मना कर दिया, तो उन्होंने मीर जाफ़र को हटा के और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अब बंगाल का नवाब मीर कासिम हो चुका था। मीर कासिम होने के बाद में वही बातें रही जो मीर जाफ़र के साथ रही। शुरुआत में तो बातें सुन रहा था, बाद में मीर कासिम ने भी बातें सुनना बंद कर दिया। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि अब हमको इसको भी हटाना चाहिए, पर उन्होंने बहुत ही एक अच्छा स्ट्रेटजी बनाई। और कैसे करा, पहले हम पढ़ते हैं। When मीर जाफ़र protested, the company disposed him and installed मीर कासिम in his place। जब मीर जाफ़र ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं मानी तो उन्होंने मीर कासिम को प्लेस्ड कर दिया। फिर हम बात करें, when मीर कासिम complained he in turn to defeat the battle fought at Buxar 1764 में, driven out of Bengal and Mir Zafar reinstalled, the Nawab had to pay 5 lakh rupees every month, but the company wanted more money to finance its war and meet the demands of the trade and its other expenses. It wanted more territories and more revenue. By the time Mir Zafar died in the 1765, the mood of the company had changed. Having followed the work and the puppet Nawab, Cliff declared, "We must indeed become Nawabs ourselves." क्या मतलब हुआ इसका? जो शुरुआत में तो मीर जाफ़र को बना दिया गया नवाब, उसके बाद मीर कासिम को बना दिया गया। मीर जाफ़र ने जब बात सुनने से मना कर दिया, मीर कासिम ने जब बात सुनने से मना कर दिया, तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र को लोन दिया
मीर जाफर को लोन दिया। उसकी किश्तें जो थी, उसकी इंस्टॉलमेंट जो थी वो थी 5 लाख रुपीस पर मंथ अप्रॉक्सीमेट। और उसके अलावा कुछ और शर्तें भी थी कि बंगाल के नवाब जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को और जमींदारी देंगे। उसके अलावा अदर डिमांड्स भी थी, अदर एक्सपेंसेस भी बियर करेंगे और टैक्सेस भी ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं लेंगे। और इन सब शर्तों के साथ में मीर कासिम और मीर जाफर के बीच में लड़ाई हुई। तो मीर कासिम और मीर जाफर के बीच में जो लड़ाई हुई उसी को हम बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। नाउ अब बचा है मीर कासिम और मीर जाफर। तो मीर कासिम और मीर जाफर के बीच में अब लड़ाई जो हुई 1764 में, ये 1764 की जो लड़ाई है उसी को हम बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। मीर जाफर को बैक सपोर्ट दिया, ओपनली ईस्ट इंडिया कंपनी सामने नहीं आई, पर मीर कासिम को हटाने के लिए उन्होंने पैसे भी कमा लिए, ये हम बोल सकते हैं। अब मीर कासिम जो था वो तो बंगाल का नवाब रहा नहीं, मीर जाफर अब वापस से बंगाल का नवाब बन गया 1764 में। पर अनफॉर्चुनेटली 1765 में, एक साल बाद ही मीर जाफर की डेथ हो गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का मूड चेंज हो चुका था। अभी तक 1707 से लेके अभी तक उसका मूड ये था 1765 तक। 1707 जब औरंगजेब की डेथ हुई तब से जो अलीवर्दी खान और मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, उसके बाद मीर जाफर, फिर मीर कासिम, फिर वापस मीर जाफर, ऐसे नवाब रहे। पर अब 1765 में आफ्टर द डेथ ऑफ मीर जाफर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, खासकर रॉबर्ट क्लीफ ने ये कंपनी को सलाह दी कि अब हमको खुद को नवाब बनना चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट हुई कंपनी के रूल की। Finally, in the 1765, Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the province of Bengal. Now, what is Diwan? ये दीवान वही व्यक्ति होता है जो टैक्स कलेक्ट करने के काम आता है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग शब्द से उसको प्रोनाउंस किया गया है। कभी दीवान बोला गया है, कभी ज़मींदार बोला गया है, कभी कुछ बोला गया है। ये बेसिकली राइट्स जो हैं, कभी राइट्स केवल टैक्स कलेक्शन के हैं, कभी एज अ कोर्ट राइट भी दिए हैं, जो कोर्ट के राइट होते हैं, मतलब किसी व्यक्ति को सजा देने के राइट्स भी और साथ में टैक्स कलेक्शन करने के राइट्स भी। तो वो थोड़े थोड़े वर्ड्स इसीलिए चेंजेस करे गए हैं क्योंकि उनके राइट्स जो थे वो डिफाइन अलग अलग तरीके से किए गए हैं। कभी केवल रेवेन्यू राइट्स दिए गए, कभी फौजदारी राइट और दीवानी राइट दोनों दिए गए हैं। नाउ द आउटफ्लो ऑफ द गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन slowed after the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of the Diwani. These revenue could used to purchase cotton and silk textiles in India, maintain company troops and meet the cost of building the company's port and the office at Calcutta. यहाँ हम बात करें 1757 में, अब जैसे हमने बात करी थी कि यहाँ पे 3 की इनको दीवानी मिल चुकी थी, जमींदारी मिल चुकी थी। अब ये जमींदारी पर टैक्स कलेक्ट करते थे। तो 1757 से पहले की हम बात करें, ईस्ट इंडिया का कंपनी कब आई? 1600 में। तो 1600 से लेके 1757 तक ये 150 साल में उसके ऑफिसर्स को पैसे कैसे मिलते थे, सैलरी कैसे मिलती थी? तो ये जो ब्रिटेन से, इंग्लैंड से जितने भी शिप्स आते थे उसमें गोल्ड आता था और गोल्ड के फॉर्म में इनको सैलरी मिलती थी 150 साल तक। उसके बाद में जब इनको दीवानी मिल गई, अब इनके पास पैसा इंडिया से ही आने लगा। अभी तक तो क्या करते थे, इंडिया से गुड्स खरीदते थे तो इंडिया में पेमेंट करना होता था, इंडिया से कोई पैसा नहीं मिलता था इनको 1757 के पहले तक। पर 1757 से अब ये लोगों से टैक्स कलेक्ट कर रहे थे और टैक्स कलेक्ट कर रहे थे तो इनके पास पैसे आ रहे थे। तो इनको अब ऐसा दिमाग चलने लगा कि ये जो पैसा हमारे पास आ रहा है तो हम ब्रिटेन से क्यों बुलवाएं, हम यहाँ पे ही इतनी इनकम कर लें कि हमारे जितने ऑफिसर्स हैं
वो यहीं के यहीं उन्हीं टैक्स के पैसों से अपनी सैलरी और अपने ऑफिस के खर्चे, अपना फोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन है वो, अपना ऑफिस का कंस्ट्रक्शन है वो, और दूसरे जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो सब लोगों के दिए हुए टैक्स से ही हम लोग खर्च कर लें, हमारा खर्चा चला लें। तो इन्होंने ये चीज़ें करना स्टार्ट करी आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। और ये यहाँ तक ही नहीं रुके, इन्होंने लोगों से टैक्स कलेक्ट करके जो पैसा आता था उससे खुद के जो ऑफिसर्स थे उनके पैसे खर्चे तो चला ही रहे थे, फोर्ट तो बना ही रहे थे, ऑफिस तो बना ही रहे थे, जो भी खर्चे थे वो तो सब चला ही रहे थे, और उन्हीं से पैसे लेके उन्हीं से गुड्स खरीदने के लिए पैसे दे देते थे। मतलब एक किसान से पैसे लिए टैक्स के रूप में, कई लोगों से लेते थे, जैसे कोई ट्रेडर है उससे पैसे लिए, कोई हर्डर है उससे पैसे लिए, कोई फॉरेस्ट से कुछ चीज़ें कलेक्ट करके लाता उससे पैसे लिए, कई बार कोई विदेश से कोई परचेसर आया उससे पैसे लिए, विदेश से कोई सेलर आया उससे पैसे लिए, और डिफरेंट ट्रेडिंग चीज़ से उनने पैसे लिए, और किसानों से भी पैसे उन्होंने लिए टैक्स के फॉर्म में। और उस पैसों से वो जितना गुड्स उनको खरीदना होता था वो भी अब वो लोग खरीदने लग गए थे। तो उन्होंने यहाँ से एक भी पैसा उनको देना नहीं पड़ रहा था अपने ऑफिसर्स को, और ब्रिटेन से एक भी पैसा बुलाना नहीं पड़ रहा था, यहीं का पैसा यहीं काम आ रहा था। और यहाँ से जो गुड्स खरीद के बेच रहे थे यूरोपियन मार्केट में, वो पूरा उनका नेट प्रॉफिट था। अब उनको खरीदने के लिए भी यहीं से जो पैसे कलेक्ट करते थे उसी से खरीद लेते थे, और वहाँ जो बेचते थे वो उनका पूरा प्रॉफिट हो जाता था। नाउ अब हम बात करते हैं नबोब्स की। नबोब वर्ड, इसी में टॉपिक है कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नबोब्स। नबोब बेसिकली जब एक ब्रिटिश ऑफिसर किसी पार्टी में दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर से मिलता था तो ये अपने आप एक दूसरे को नबोब कह के बुलाते थे, नबोब्स। ये नवाब का ही एक प्रोनाउंसिएशन था, गलत प्रोनाउंसिएशन था, तो उनको लैंग्वेज में नहीं बोलते आता था उनको नवाब्स, तो वो नबोब्स बोलते थे। ये थे बेसिकली इसका एक मैसेज होता था, हिडन मैसेज, कि मैंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करके बहुत सारा पैसा कमाया है जैसे तुमने कमाया है। तो वो इसलिए एक दूसरे को नवाब्स बोलते थे। इसी में हम लोग बात करते हैं, हम लोग एक इंस्टेंस पढ़ते हैं, पहला उसमें पैराग्राफ दिया हुआ है। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब्स ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट टू द कंपनी ऑफिशियल्स। अब ब्रिटिशर्स ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे, उन्होंने जितने भी छोटे मोटे नवाब थे उन सब से फोर्सफुली तरीके से उनकी ज़मीन वापस ले ली थी और नवाबी उनसे छीन ली थी, और उनसे जो पैसे थे उनके पास, जितने वो अमीर थे, तो उनसे फोर्सफुली तरीके से गिफ्ट ले लिए थे, लूट करा था उन्होंने। तो रॉबर्ट क्लीफ हिमसेल्फ अमेज्ड द फॉर्च्यून ऑफ द इंडिया। रॉबर्ट क्लीफ जो था वो भी इंडिया की इतना पैसा देख के वो भी आश्चर्यचकित हो चुका था कि इतना पैसा कैसे है। ही हैड कम टू द मद्रास, चेन्नई from England in the 1743 at the age of 18 years. When in the 1767 he left India, in his Indian fortune was worth rupees 4,01,102 pounds. 4 लाख पाउंड जो थे वो यहाँ से कमा के ले गया था रॉबर्ट क्लिफ। Interestingly, when he was appointed as a Bengal in the 1964, he was asked to remove corruption in company administration, but was himself cross-examined in the 1772 by the British Parliament, which was suspicion in the vast wealth. Although he was acquitted, मतलब उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया था, he committed suicide in the 1774. ब्रिटिश ऑफिसर या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको अपॉइंट किया था रॉबर्ट क्लीफ को बंगाल में, क्योंकि उनको जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनको लगता था कि यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत करप्ट हैं, तो उस करप्शन को ख़त्म करने के लिए उसको अपॉइंट किया था। पर वो खुद ही इतनी प्रॉपर्टी बना गया, और जब उससे ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन 4 लाख पाउंड्स का हिसाब मांगा कि आपकी तो सैलरी भी इतनी नहीं है, फिर आपने इतना पैसा कैसे कमा लिया,
तब उसका कहना था क्रॉस क्वेश्चनिंग में कि मेरे कारण ही बैटल ऑफ प्लासी जीते हैं और बैटल ऑफ बक्सर के लिए भी मैंने ही पूरी स्ट्रेटेजी बनाई है और ये पैसा तो मुझे जीता हुआ है और समथिंग वो, और आपको मेरे लिए धन्यवाद होना चाहिए कि मैंने ये सब चीज़ करी। ये उसके स्टेटमेंट्स थे, हमको बाजू में दिख जाता है पेज नंबर 15 में उसने क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए। हालांकि उसको एक्विट कर दिया गया पर 1774 में उसने सुसाइड कर ली। नाउ आगे हम बात करें कंपनी रूल एक्सपांडेड। नाउ अब हम बात करें तो 2 इम्पॉर्टेंट ईयर्स आसानी से याद भी हो जाएंगे, 1757 और 1857। 1857 द रिवॉल्ट ऑफ 1857 सुना होगा। यहाँ इस समय हम लोग इसको इंडियन हिस्टोरियंस जो हैं वो इसको आज़ादी की पहली लड़ाई भी बोलते हैं। 1857 इसी समय बहुत सारे जो हमारे हीरोज़ हैं वो इस समय शहीद हो गए थे। जैसे हम मंगल पांडे की बात करें, रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, वो सब इसी समय उन्होंने लड़ाई लड़ी थी पर वो कब्ज़ा नहीं हटा पाए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1757 बैटल ऑफ प्लासी। तो 1757 से 1857 इस दौरान ब्रिटिशर्स ने इन 100 सालों में ब्रिटिशर्स ने अपना जो ट्रेडिंग थी वो भी बढ़ाया इंडिया में, और इंडिया के ऊपर मेनली इन्होंने एक्सपांशन किया, कब्जा करना स्टार्ट किया, अपने कब्जा को बढ़ाना स्टार्ट किया। कब्जा तो उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी के बाद में कर ही लिया था और यहाँ तो वो फिर भी बैकग्राउंड में थे। 1765 तो वो लोग फ्रंट में आ चुके थे, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ हमको पढ़ना है कंपनी रूल एक्सपांड। इसमें हम पढ़ते हैं कंपनी रेयरली लॉन्च्ड अ डायरेक्टली मिलिट्री अटैक on the unknown territory. Instead, it used a variety of political, economical, diplomatic method to extend the influence before annexing an Indian kingdom. इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने कभी भी किसी राजा पर डायरेक्ट हमला नहीं किया, उन्होंने उसको कमज़ोर बनाने की कोशिश करी। वहाँ उस राज्य में उस राजा की पॉलिटिकल सिचुएशंस को कमज़ोर किया, मतलब राजा के खिलाफ लोगों को भड़काना स्टार्ट किया, या फिर उसकी जो राजा की पकड़ थी उस एरिया पे, उस एम्पायर पे, उस किंगडम पे, उसको कमज़ोर करा। या तो पॉलिटिकली, मतलब वहाँ पे अस्थिरता लाए, दंगे वगैरह करवाए, समथिंग कुछ ऐसा करा। दूसरा इकोनॉमिकली, वहाँ पे लोगों में गरीबी लाए, लोगों के मन में ये चीज़ें लाए कि नहीं आप लोग गरीब हैं और राजा जो है वो आपके फेवर में काम नहीं करता है। और डिप्लोमेटिक मेथड्स, उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देना स्टार्ट करे जिससे लोगों के मन में असंतोष जागृत हुआ और लोग सोचने लगे कि राजा हमारे फेवर में काम नहीं कर रहा है। तो अपने राजा से उनको डिससेटिस्फाइड कर दिया प्रजा को, और फिर उन्होंने काम किया। अलग अलग जगह पे अलग अलग उन्होंने टेक्निक्स अपनाई थी। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इन द 1764, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट इन इंडियन स्टेट्स। दे वर पॉलिटिकली एंड कमर्शियल एजेंट्स एंड देयर जॉब वॉज टू सर्व एंड फर्दर एन इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। दो द रेसिडेंट, द कंपनी ऑफिशियल बिगेन इंटरफियरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट। अब इन्होंने क्या करा, 1764 के बाद में इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर राजा के अंडर में, हर राजा के दरबार में, हर राजा के कोर्ट में इन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा। वो बता के ये भेजा कि ये हमारी तरफ से दूत है, हमारी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में वो आपसे बात करेगा, या फिर आपके और हमारे संबंध अच्छे करने के लिए, मजबूत करने के लिए आपको बैठाया गया है, या फिर ये आपके और हमारे बिजनेस रिलेशनशिप एक्सपांड करने के लिए, बढ़ाने के लिए इसको हमने भेजा है। पर बेसिकली उसका मीनिंग था वहाँ पे अस्थिरताएं क्रिएट करना और ये चीज़ को डिटेक्ट करना कि राजा में क्या कमियां हैं या उस राज्य में क्या कमियां हैं और कैसे अस्थिरताएं क्रिएट करी जाए, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है, उस बात का भी डर को खत्म करने के लिए इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे। दे ट्राइड टू डिसाइड हु वाज द सक्सेसर ऑफ द थ्रोन।
नाउ अब हम बात करें अगली एक लाइन छोड़ के है, सम टाइम द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू द सब्सिडरी अलायंसेस। नाउ अगेन गया है सब्सिडरी अलायंसेस, तो हम जो नॉन रिक्वायर्ड थिंग्स है उसको हम लोग रब कर देते हैं। हाँ, अब हमारा आ गया है सब्सिडरी अलायंसेस। सब्सिडरी अलायंसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग रीड आउट करेंगे। क्या था सब्सिडरी अलायंसेस? सब्सिडरी का मतलब होता है अपने अंडर में रिक्रूट करना या अपने से छोटा बनाना। अलायंस मतलब संबंध। तो सब्सिडरी अलायंस क्या था? सिंपल वर्ड्स में हम समझें तो इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजाओं को ये बोला कि आपको कोई सेना रखने की जरूरत नहीं है, आप एक काम करिए कि आप हमसे सेना उधार ले लीजिएगा। उन्होंने बेसिकली ये सिस्टम समझाया इंडियन राजाओं को जो राज कर रहे थे, उनको ये बताया कि देखिए आप बहुत बड़ी सेना रखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो आप एक काम करिए कि आपको जब किसी राजा से लड़ने की ज़रूरत पड़े तो आप हमसे सेना उधार ले लीजिएगा और आप खुद की सेना न रखें। तो या तो कभी ऐसा टैक्टफुल तरीके से समझाया या कभी फोर्सफुली तरीके से समझाया कि आपको सब्सिडरी अलायंसेस मतलब इस रूल के अंडर में आपको सेना रखना अलाउड ही नहीं है। और इसका मोटिव जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया के जितने राजा हैं वो अपनी भले से छोटी छोटी या पुरानी स्टाइल से लड़ती है उनकी सेना, पर अगर वो सब मिल जाएंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना है वो उनका सामना नहीं कर पाएगी। तो उनको ये जो डर था, इस डर को उन्होंने ख़त्म करने के लिए सब्सिडरी अलायंस का कंसेप्ट लेके आए, इंडियन राजाओं से सेना रखवाना बंद करवा दी। अब जब उन्होंने सेना रखवाना बंद करवा दी तो क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ अलायंसेस, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स। दे वर टू प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी बट हैड टू पे अ सब्सिडरी फोर्स। अब उनका कहना यह था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कि आप खुद के पास एक सेना मत रखिए, आप हमें कुछ पैसे दीजिए। अपन एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज करिए कि किसी राजा को 5 लाख रुपए लगते हैं पर मंथ के तौर पे अपनी सेना के मेंटेनेंस के लिए, चाहे वो सैनिकों की सैलरी हो, सैनिकों के जितने हथियार हैं उसको बनाने के लिए, ये सब उसमें सपोज करिए 5 लाख रुपए पर मंथ लगता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि आप वो 5 लाख रुपए बचत कर लीजिए, आप केवल 50,000 रुपये हमको दे दीजिए, 50,000 रुपीज़। आप 5 लाख रुपीज़ करंटली एक्सपेंडिचर करिए और आप वो 50,000 रुपीज़ हमको दे दीजिए और आपको जब सेना की ज़रूरत पड़ेगी वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये जो किराया था इसको बोला गया सब्सिडरी फोर्सेस। ये कई जगह तो ऐसा समझा के लिया गया और कई जगह फोर्सफुली तरीके से लिया गया। दैट द कंपनी मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोटेक्शन द इंडियन रूलर फेल टू मेक द पेमेंट। अगर कोई राजा पेमेंट नहीं कर पाता था, देन द पार्ट ऑफ द टेरिटरी वर टुक इनटू पेनाल्टी। फॉर एग्जांपल, व्हेन द रिचर्ड वेल्सले was the Governor General in the 1798 to 1805, the Nawab of Awadh was forced to give half of his territory to the company. In the 1801, as he failed to pay the subsidiary forces, Hyderabad was also forced to ceded territory on the similar ground. अब अगर कोई ये सब्सिडरी फोर्स नहीं दे पाता था, कोई राजा जो किराया था वो नहीं दे पाता था, तो उस किराए की वसूली के लिए उसकी जो राज्य होता था उसका कोई पोर्शन या पूरा का पूरा राज्य, जैसे भी वो अमाउंट पे डिपेंड करता है, वो उसको एनेक्स्ड कर लेते थे, अपने अंदर मिला लेते थे। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी।
होपफुली सब्सिडरी अलायंस समझ में आ गया होगा। सब्सिडरी अलायंस को हम एक एक वर्ड से याद रख लें, अभी हमको बहुत सारी चीज़ें आएंगी ऐसे ही रूल्स ऑन। तो सब्सिडरी अलायंस में हम केवल इतना याद रखें कि सब्सिडरी अलायंस में राजाओं को खुद की इंडिपेंडेंट आर्मी रखने की अलाउड नहीं था, परमिशन नहीं थी। सब्सिडरी अलायंस में उनको खुद की अपनी आर्मी रखना अलाउड नहीं थी। होपफुली समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं द टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर के राजा थे और एक पेज नंबर 17 में हमको एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें द लेजेंड ऑफ टीपू। उसमें बताया गया है कि ये एक बार अपने दोस्त के साथ में किसी जंगल में गए थे और वहाँ एक टाइगर आ गया था और इन्होंने टाइगर से लड़ाई करी। फॉरलोक मतलब होता है, ये एक फॉरलोक है। फॉरलोक मतलब लोकल कहानी जो होती है जिसका कोई प्रॉपरली एविडेंसेस नहीं है, बस लोग बोल रहे हैं, तो इसलिए उनको वहाँ पे टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता है। अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन के लिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा नहीं था कि हर जगह सब्सिडरी अलायंस लगाया था, कई जगह ऐसी भी थी जहाँ पे उन्होंने लड़ाई करी थी। जब राजा ने उनकी बात मानने से मना कर दिया, सब्सिडरी अलायंस रूल को मानने से मना कर दिया, तो उन्होंने उससे फाइट करी। उसमें एक व्यक्ति था टीपू सुल्तान। हम बात करते हैं मैसूर हैड ग्रोन इट्स इंटरेस्ट स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ द पावरफुल रूलर लाइक हैदर अली, जो कि 1761 से 1782 तक रहे राजा वहाँ पे, एंड हिज फेमस सन टीपू सुल्तान, जो कि 1782 से लेकर 1799 तक, 1799 में टीपू सुल्तान की श्रीरंगपट्टनम वॉर जो थी उसमें डेथ हो चुकी थी। अब हम इसको सिंपल वे में समझते हैं कि टीपू सुल्तान ने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो जैसे उन्होंने मना किया और इसके बाद अपने एरिया में, मतलब मैसूर जो है उस राज्य के अंडर में, टीपू सुल्तान ने ये मना कर दिया कि कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रेडिंग नहीं करेगा। मतलब वहाँ पे जो भी व्यापारी हैं, मैसूर डायनेस्टी के या मैसूर एम्पायर के अंडर में जो भी व्यक्ति व्यापारी है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ना तो कुछ चीज़ खरीदेगा ना ही कुछ चीज़ें बेचेगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी भी मैसूर राज्य के अंडर में अपना बिजनेस नहीं करेगी, ये उसने बोल दिया। ऐसा उसने इसलिए बोला क्योंकि उसके फ्रेंच कंपनी के साथ ज़्यादा अच्छे रिलेशंस थे। यहाँ लिखा हुआ है हमारी एनसीईआरटी में, ही ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया एंड मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विथ देयर पावर। और उन्होंने फ्रेंच आर्मी से मिलकर अपनी आर्मी को भी डेवलप कर लिया था। नाउ आगे हम बात करें, इससे कारण से ब्रिटिशर्स जो थे वो मैसूर राज्य से, या हम बोलते टीपू सुल्तान से, बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। 4 बार लड़ाई हुई उनके बीच में। पहली लड़ाई जो थी 1767 से लेकर 1769 तक चली। दूसरी लड़ाई 1780 से 1784 तक चली। तीसरी लड़ाई 1790 से 1792 तक चली। और लास्ट बैटल जो थी, बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1799 में हुई। बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, अब हमको ये इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, पर ये 2 वॉर तो हमको याद रखना ही पड़ेगी। हालांकि कई बार पूछा जाता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच लड़ाई हुई थी उसका क्या नाम है, तो बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। या टीपू सुल्तान की और ब्रिटिशर्स की जो लड़ाई हुई थी उसमें टीपू कौन जीता था, तो 4th बैटल में ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी, 3 बैटल्स में टीपू सुल्तान जीता था। और टीपू सुल्तान वहीं श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में मारा गया था। आगे हम बात करें, द टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलर डायनेस्टी ऑफ वोडियार्स। अब जैसे ही 1799 में ब्रिटिशर्स से टीपू सुल्तान हार गया, तो वोडियार जो वहाँ के पुराने राजा थे,
डायनेस्टी ऑफ वोडियार्स, उनको उन्होंने वो स्टेट मैसूर स्टेट कंट्रोल करने के लिए दे दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नाउ आगे हम बात करें वॉर विद दी मराठास। ब्रिटिशर्स की जो सब्सिडरी अलायंस था वो मराठास ने भी मानने से मना कर दिया, तो मराठास की भी लड़ाई हुई। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट, द मराठा ड्रीम ऑफ रूलिंग द फ्रॉम दिल्ली वॉज शैटर्ड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। They were divided into many states under the different chief belonging to the dynasties of the Sindhia, Holkar, Gaikwad, Bhosle. These chiefs were held together in the confederacy under the Peshwas. आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो मराठास जो थे वो आफ्टर द बैटल ऑफ इन द 1761 ये कई हिस्सों में बढ़ गए थे, छोटे छोटे इन्होंने राज्य बना लिए थे, पर ऐसा नहीं था कि ये अलग अलग हो गए थे। राजा जो थे वो अलग अलग हो गए थे, पर उनका राज्य जो था वो एक जैसा ही था, मतलब एक ही महाराजा के अंडर में वो थे। उस महाराजा को वो लोग पेशवा बोलते थे। यहाँ हम देखते हैं दीज चीफ वर हेल्ड टुगेदर इन द कॉन्फेडरेसी। कॉन्फेडरेसी का मतलब होता है अलायंस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स, उनके पास आपस में समझौते थे। अंडर पेशवा प्रिंसिपल मिनिस्टर्स हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिनिस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड ऑन द पुणे। महदजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस वर द टू फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ द लेट 18th सेंचुरी। महदजी सिंधिया और नाना फडणवीस इसके दो एक बहुत वीर राजा रहे हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने फेमस राजा रहे हैं इसके। और मराठा डायनेस्टी जो थी वो 4 हिस्सों में बढ़ गई थी। एक तो पुणे में प्राइम मिनिस्ट्री थी जो पेशवा कहलाती थी, उसके अलावा सिंधिया थे, होलकर थे, गायकवाड़ थे और भोसले थे। ठीक है, नाउ आगे हम बात करते हैं द मराठा वर सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वॉर। मराठास ने कई वॉर लड़ी। इन द फर्स्ट वॉर दैट एंडेड इन द 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सलबई देयर वॉज नो क्लियर विक्टर। ट्रीटी ऑफ सलबई में कोई विक्ट्री किसी की नहीं हुई थी और वो केवल एक समझौता हो गया, लड़ाई खत्म हो गई। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर इन द 1803 to 1805 वॉज फॉर डिफरेंट फ्रंट, रिजल्टिंग द ब्रिटिश गेनिंग द उड़ीसा एंड द टेरिटरी ऑफ द नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर इंक्लूडिंग द आगरा एंड द दिल्ली। जो सेकेंड वॉर हुई एंग्लो मराठा वॉर, उसमें मराठास को जो उड़ीसा वाला पोर्शन था वो और नॉर्थ का जो पोर्शन था इंक्लूडिंग आगरा और दिल्ली, वो पोर्शन इनको छोड़ना पड़ा। फाइनली इन द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इन द 1817 to 1819 क्रश्ड मराठा पावर। ब्रिटिशर्स ने मराठास पावर को क्रश कर दिया। द पेशवा वॉज रिमूव्ड। पेशवा मतलब ऊपर मीनिंग दिया हुआ है प्रिंसिपल मिनिस्टर, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर भी बोल सकते हैं, जो मराठा डायनेस्टी के प्राइम मिनिस्टर थे या प्रिंसिपल मिनिस्टर थे, जिन्हीं के अंडर में बाकी जो मराठा राजा थे वो रूल करते थे। द कंपनी नाउ हैड टू कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ टू द विंध्यास। विंध्या मतलब विंध्यांचल रेंज की बात कर रहे हैं, जो मालवा प्लेटू के पास से होकर गुजरती है। और इसके नीचे वाला जितना भी एरिया था, मतलब हम लोग मध्य प्रदेश का लास्ट पोर्शन हम मान लें, खरगोन एरिया, खंडवा एरिया, इस तरफ से बुरहानपुर एरिया, बड़वानी एरिया, सिंधवा एरिया, और उसके बाद महाराष्ट्र रेंज आती है। जब हम लोग महाराष्ट्र से या हम लोग खरगोन से इंदौर की तरफ जब जाते हैं तो हमको जो रेंज मिलती है वो विंध्यांचल रेंज है। तो उसके नीचे का जो एरिया, साउथ का एरिया जो था, उस एरिया पे इन्होंने कब्जा कर लिया था, इनका कंप्लीट कंट्रोल हो गया था। होपफुली यहाँ तक तुमको समझ में आ गया होगा। नाउ हम आगे बात करते हैं द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेसी। क्लेम ऑफ पैरामाउंटेसी
अगेन हम दूसरा एक रूल बात करेंगे। हमने फर्स्ट रूल बात करी है सब्सिडरी अलायंस की, अब हम बात करेंगे पैरा माउंटेसी। नाउ पैरामाउंटेसी, पैरामाउंटेसी मतलब पैरामाउंट का मतलब होता है टॉप ऑफ द माउंटेन, या हम बात कर लें किसी का सबसे टॉप बिंदु, टॉप पॉइंट, उसको बोलते हैं पैरामाउंटेसी। यहाँ हमको याद रखना पड़ेगा जो डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंटेसी अगर हम बोलें, डॉक्ट्राइन का मतलब होता है प्रिंसिपल या लॉ ऑफ पैरामाउंटेसी या रूल ऑफ पैरामाउंटेसी, अलग अलग डिफरेंट नेम्स हैं। वॉरेन हेस्टिंग जब गवर्नर जनरल थे 1813 से लेके 1823 तक, तब उन्होंने पैरामाउंटेसी लेकर आए थे। इसका मतलब क्या था पहले हम रीड आउट कर लेते हैं। नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम, hence its power was greater than that of Indian states. In order to protect what was greater than that of the Indian state, in order to protect its interest, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom. This view continued to guide later British policy as well. Now, अब इसमें हो क्या रहा था हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंटेसी या रूल ऑफ पैरामाउंटेसी में ब्रिटिशर्स इंडियन राजाओं से कह रहे थे कि आप ये बात को एक्सेप्ट कर लो कि हम आपसे ज़्यादा सुप्रीम हैं इन केस ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब सिंपल वे में बोलें तो राजाओं को ये कह रहे थे कि आप हमको महाराजा मान लो। ये पैरामाउंटेसी का रूल है। सब्सिडरी अलायंस में क्या था? सब्सिडरी अलायंस में था कि किसी भी इंडियन राजा को अपनी खुद की इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं रखना है, तो इंडिपेंडेंट आर्मी खत्म करवा दी थी। यहाँ उनको बोल दिया कि अब आप केवल राजा हो अंडर द पैरामाउंटेसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये रूल भी आ गया था और जिसने पैरामाउंटेसी नहीं मानी उसके साथ लड़ाई होगी। तो आगे हम बात करते हैं किन किन के साथ लड़ाई हुई, किन किन ने नहीं माना इस चीज़ को। जैसे हमने बात करा था सब्सिडरी अलायंस नहीं माना कुछ राजाओं ने, हमके उसके एग्जाम्पल देखे, मराठास देखे और टीपू सुल्तान देखा। वैसे अब हम पैरामाउंटेसी का रूल किसने नहीं माना। द प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ किथुर इन द कर्नाटका टुडे, रानी चन्नम्मा took to arm and lead an anti-British resistance movement. She was arrested in the 1824, died in prison in the 1829. But Rayana, a poor chokidar of Sangoli in the Kithur, carried on to resistance with popular support. He destroyed many British camps and records. He was caught and hanged by the British in the 1830. Now, अब हम बात करें रानी चन्नम्मा के बारे में। तो किथुर एक कर्नाटक का प्लेस है, एक सिटी है। वहाँ की जो राजा थे, रानी थी, उन्होंने इस डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंटेसी को या रूल ऑफ पैरामाउंटेसी को मानने से मना कर दिया। जब उन्होंने इस रूल को मानने से मना कर दिया, मतलब उन्होंने ब्रिटिशर्स को अपने ऊपर, अपने से सुप्रीम मानने से मना कर दिया, तो ब्रिटिशर्स और उनके बीच में लड़ाई हुई। वो लड़ाई थोड़ी बहुत चलती रही, एंटी ब्रिटिश उन्होंने मूवमेंट्स चलाए और उनको जेल में डाल दिया गया 1824 को, और 1829 में उनकी जेल में ही डेथ हो गई। हालांकि उनका एक सेवक था, चौकीदार था, रायन्ना नाम से, उसने इस मूवमेंट को चला के रखा इवन आफ्टर द अरेस्ट ऑफ रानी चन्नम्मा और इवन आफ्टर हर डेथ। उनकी मृत्यु के बाद में भी उसने इस मूवमेंट को चला के रखा, पर उसको भी पकड़ लिया गया और उसको भी फांसी पे चढ़ा दिया गया 1830 में। नाउ इन द लेट ऑफ 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया। ना यहाँ से अब हम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये टॉपिक अब पैरामाउंटेसी के बारे में नहीं है,
थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक आ जाएगा उस पर। रशिया जो था इस समय, हम लोग 9th-10th में पढ़ेंगे कि रशिया में इस समय बहुत पॉलिटिकल मूवमेंट्स चल रहे थे और रशिया जो था वो एक्सपांशन पे था। रशिया का उस समय जो नाम था वो USSR था। वो हम लोग 9th-10th में पढ़ेंगे, अभी हम केवल एक ब्रीफ हिस्ट्री ले रहे हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये डर था कि कहीं रशिया एक्सपांशन करते हुए इंडिया तक एंटर ना कर जाए। तो इस डर को उन्होंने ख़त्म करने के लिए, उनको ये पता था कि हिमालय तरफ से एंटर नहीं हो पाएंगे, जो साउथ है पेनिनसुलर लैंड है, मतलब समुद्र का रास्ता, उससे भी कुछ दिक्कत नहीं है। केवल उनको दिक्कत है जो लैंड रोड एरिया है, मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो एरिया है, उससे रशिया एंटर हो सकता है। तो उन्होंने उसको ख़त्म करने के लिए, उस डर को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया? दे फॉट अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद अफगानिस्तान बिटवीन द 1838 एंड 1842 एंड एस्टेब्लिश्ड इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर। उन्होंने अफगानिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी और वहाँ पे इनडायरेक्ट कंपनी रूल, मतलब वहाँ के राजा को उन्होंने पैरामाउंटेसी में ले लिया, हरा के। सिंध वॉज एनेक्स्ड ओवर इन द 1843। 1843 में उन्होंने सिंध करंटली पाकिस्तान में है, उस एरिया को भी उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंडर में मिला लिया। नेक्स्ट लाइन वॉज पंजाब। अब पंजाब की बात करते हैं। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी आफ्टर हिज डेथ इन द 1839 टू प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स वर सिख किंगडम। अल्टीमेटली 1849 पंजाब वॉज एनेक्स्ड। 1939 में महाराजा रणजीत सिंह जो थे, उनके साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कभी नहीं जीत पाई। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हुई। उसके बाद में 2 वॉर लड़ी गई और 10 साल बाद 1839 में उनकी डेथ हुई थी। 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब को भी अपने में मिला लिया। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट इसमें है, हमने पहला पढ़ा सब्सिडरी अलायंस, दूसरा पढ़ा पैरामाउंटेसी, तीसरा हम पढ़ रहे हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन का मतलब होता है प्रिंसिपल, या हम सिंपल वे में बात करें तो इसका मतलब होता है रूल। रूल ऑफ लैप्स। लैप्स मतलब अभी इसमें क्या था, पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, रीड आउट करेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जैसे हमने सब्सिडरी अलायंस में पढ़ा कि सेना रखना अलाउड नहीं है। पैरामाउंटेसी में मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को महाराजा मान लिया जाए और बाकी इंडियन राजा केवल राजा रहेंगे उसके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, उसकी सुप्रीमेसी में। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक रूल लेके आए। उस रूल का ये कहना था कि अगर कोई इंडियन राजा जिसका अपना सगा कोई बेटा नहीं होगा, मेल होना चाहिए, बेटा, बेटी से काम नहीं चलेगा, केवल बेटा होना चाहिए और वो भी सगा होना चाहिए। अगर एडॉप्टेड है तो काम नहीं चलेगा। तो सगा बेटा अगर नहीं होगा तो उसके साम्राज्य को, उसके एम्पायर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने में एनेक्स्ड कर लेगी, अपने अंडर मिला लेगी। मतलब क्या क्या रूल थे? लड़का होना चाहिए और खुद का होना चाहिए, मतलब सगा बेटा अगर होगा तो वो राज चलता रहेगा। सपोज करिए एक राजा है, उस राजा के खुद का कोई बेटा नहीं है, बेटियां बहुत सारी हैं पर बेटा एक भी नहीं है, और उसने किसी बेटे को एडॉप्ट कर लिया, तो उसके ऊपर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगता था। मरने के बाद में जब वो राजा मर जाता था तो उसके साम्राज्य को, उसके एम्पायर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अंदर मिला लेती थी। नाउ अब हम बात कर रहे हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसको लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी का ये कहना था, जो कि 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल। द डॉक्ट्राइन डिक्लेयर दैट if the Indian ruler died without a male heir
HEIR, एयर। एयर का मतलब होता है आगे जो सक्सेसर होता है, वंशज, उसको बोलते हैं एयर। हिज किंगडम वुड लैप्स, उसका किंगडम जो रहेगा वो समाप्त हो जाएगा। दैट इज बिकम द पार्ट ऑफ द कंपनी टेरिटरी, और उसका जो राज्य रहेगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कहाँ कहाँ लगा था। सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854। यहाँ ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगा था। ऑब्वियस सी बात है, हमने सब्सिडरी रिलायंस की बात करी, इसको भी क्लेम किया गया, पैरामाउंटेसी को भी क्लेम किया गया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को भी क्लेम किया गया। देखते हैं हम लोग। फाइनली इन द 1856 हमने बात करी थी 1757 से लेके 1857 तक के 100 साल हम पढ़ रहे हैं। अब हम 1856 तक पहुंच चुके हैं, केवल एक साल पीछे हम बात कर रहे हैं, उसके रिवॉल्ट ऑफ 1857 से एक साल पहले। द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर द अवध। अवध मीन्स हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का साउथ ईस्ट एरिया की बात कर रहे हैं, अवध। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्ग्यूमेंट with said that they were obliged to by duty to take over Awadh in order to free the people from the misgovernment of Nawab। अब वहाँ पे इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो लगाया, बेसिकली इन्होंने पहले तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो लेके आए थे वो केवल इस मुद्दे के साथ में लेके आए थे, इस रूल के साथ में लेके आए थे कि अगर किसी व्यक्ति का सगा बेटा नहीं होगा तो उसके मरने के बाद, उस राजा के मरने के बाद उसके एरिया को हम मिला लेंगे। पर इन्होंने बाद में ये रूल भी ला दिया कि अगर कोई एरिया मिसकंडक्ट करेगा, मिस गवर्नमेंट करेगा, अच्छे से उस एरिया को गवर्न नहीं कर पाएगा, उस एरिया के लोग उससे संतुष्ट नहीं होंगे, तो उस एरिया को भी हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लेंगे। तो इन्होंने अवध को, चूँकि वहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ऐसे नहीं लग रहा था, वो सगा बच्चा था उनका, तो उन्होंने मिस गवर्नेंस का कंसेप्ट ला के और उन्होंने अवध को एनेक्स्ड कर लिया। द पीपल ऑफ अवध जॉइंड द ग्रेट रिवॉल्ट दैट ब्रोक आउट इन द 1857। 1857 का रिवॉल्ट हमारे लिए एक अलग से चैप्टर है और बड़ा चैप्टर है, हम उसी में डिस्कस करेंगे, अभी कुछ भी नहीं करेंगे। नाउ ये इसका जो जितना भी रेसिस्टेंस रहेगा वो 1857 में निकलेगा, तो यहाँ का जितना भी विरोध है वो हम 1857 वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। नाउ अब हमारा टॉपिक आता है, न्यू टॉपिक, सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब एक नया एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की हम बात कर रहे हैं। फ्रॉम जो वॉरेन हेस्टिंग थे वो 1773 से लेकर 1785 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से गवर्नर जनरल रहे थे इंडिया के। हम बात कर रहे हैं बंगाल के लिए, बंगाल के बारे में, वहाँ पे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन कैसे लाए। तो पहला हम बात करते हैं प्रेसिडेंसीज। प्रेसिडेंसीज ये क्या होती है प्रेसिडेंसीज, हम समझें तो प्रेसिडेंसीज अगर हम सिंपल वे में समझने की कोशिश करें, केवल समझने के लिए, कोई ऑफिशियल वे में हम नहीं समझ रहे हैं, हम केवल एक थिंकिंग डेवलप करने के लिए समझ रहे हैं। प्रेसिडेंसीज को हम बोल सकते हैं कि वो कैपिटल्स थी उस समय की, इंडिया की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाई हुई। तो उन्होंने इतने बड़े इंडिया को गवर्न करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो एक कैपिटल बना के और पॉसिबल उस चीज़ को गवर्न करें। तो उन्होंने बंगाल मतलब कलकत्ता को एक प्रेसिडेंसी बनाया, मद्रास को एक प्रेसिडेंसी बनाया और बॉम्बे को एक प्रेसिडेंसी बनाया। कलकत्ता जिसको बाद में कोलकाता बोलते हैं हम लोग, अब मद्रास जिसको हम लोग करंट डे में चेन्नई बोलते हैं, और बॉम्बे जिसको हम करंट डे में मुंबई बोलते हैं। तो उन्होंने ऐसी 3 स्टेट्स बनाई, या हम बोलते हैं 3 ऐसा कैपिटल्स बनाई, जिसमें से चेन्नई या मद्रास, उस समय की जो हम बात करें मद्रास और बॉम्बे, ये बाद में अंडर में थी बंगाल के, कलकत्ता के। तो ये बेसिकली 3 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी
एडमिनिस्ट्रेशन करने की जगह थी। जैसे अगर हम बात करें आज इंडिया को एडमिनिस्ट्रेशन करने की जगह जो है वो न्यू दिल्ली, हमारी कैपिटल इंडिया की। तो वैसे ही उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी 3 जगह से बेसिकली अपने रूल्स चलाती थी। वो थे कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। उसको हम प्रेसिडेंसीज बोलते थे। आगे हम बात करें, फ्रॉम द 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज एस्टेब्लिश्ड। 1772 से इन्होंने कोर्ट बनाई। हमारा सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना। कलकत्ता में हमारा सुप्रीम कोर्ट बना और उसके बाद में फिर जब आज़ादी मिल गई और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइड हुआ तब वो दिल्ली में शिफ्ट हुआ। पहले वो कलकत्ता में था। तो कलकत्ता में कोर्ट बना और इसके साथ में उन्होंने 2 टाइप की अदालतें बनाई। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट जिसको फौजदारी अदालत बोला गया और सिविल कोर्ट जिसको दीवानी अदालत बोला गया। सिविल कोर्ट जहाँ पे दीवानी मुकदमे लड़े जाते थे, मतलब जो सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे सिविल डिस्प्यूट्स किसको बोलते हैं, जैसे कि 2 व्यक्तियों के बीच में ज़मीन को लेके झगड़े हो गए या किसी टैक्स के लिए कुछ झगड़े हो गए, ऐसे जो सिविल मामले होते हैं उनको सुनने के लिए ये किया जाता था। फौजदारी मतलब क्रिमिनल कोर्ट, मतलब किसी ने किसी का सपोज करिए मर्डर कर दिया या चोरी वगैरह हो गई है, उसके लिए फौजदारी अदालत होती थी। तो हर डिस्ट्रिक्ट में 2 टाइप की अदालतें होने लगी, एक फौजदारी और एक दीवानी। मतलब फौजदारी मीन्स क्रिमिनल और दीवानी मीन्स सिविल। नाउ अगेन हम पढ़ रहे हैं इसमें, मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉ फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स जो थी उसके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो थे वो इंचार्ज थे और फौजदारी अदालत में जजेस अपॉइंट किए गए थे। मौलवीज और हिंदू पंडितों को अपॉइंट किया गया था ताकि वो जो पर्सनल लॉ हैं, मतलब हिंदुओं से के धर्म से रिलेटेड कुछ लॉ या रीति रिवाज को समझाने के लिए या मुस्लिम कम्युनिटी को समझाने के लिए मौलवीज उनको अपॉइंट किया गया था, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड कोई रीति रिवाज अगर होता था तो उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को समझाते थे। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर द काजी एंड अ मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर। जो पुराना सिस्टम था वही चल रहा था। काजी मतलब एक जज होता था, मुफ्ती मतलब एक जुरिस्ट, एक टीम होती थी जो कि डिस्कस करती थी किसी सब्जेक्ट मैटर पे कि क्या इसमें फैसला दिया जाना चाहिए, सोसाइटी क्या चाहती है कि इस पे कैसा फैसला दिया जाए। ये जुरिस्ट डिसाइड करते थे और जजेस काजी होते थे। हालांकि ये अंडर में थे कलेक्टर के। नाउ इम्पीचमेंट एक वर्ड दिया हुआ है। इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को मिसकंडक्ट के लिए निकाला जाना। इम्पीचमेंट अगर हम करंट डे में बात करें तो वो किसी प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना होता है, जैसे हम प्रेजेंट डे में अगर किसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करने की कोशिश होती है तो वहाँ पे उस प्रोसेस को उनको अपने पद से हटाने की प्रोसेस को इम्पीचमेंट बोला जाता है। तो वहाँ पे भी सेम मीनिंग थी कि अगर किसी हाउस ऑफ लॉर्ड मतलब वहाँ की संसद जो थी उस समय की, उसके किसी व्यक्ति को हटाना होता था तो उसके लिए इम्पीचमेंट वर्ड यूज किया जाता था। इसका सिंपल मीनिंग है रिमूवल। नाउ आगे हम बात करें, कुछ लाइन हम लोग को रीड आउट करना पड़ेंगी अब। अ मेजर प्रॉब्लम वॉज द ब्राह्मण पंडित्स गिव डिफरेंट interpretations of local laws based on different schools of the धर्मशास्त्र। Now different schools of धर्मशास्त्र हम लोग ज़्यादा डीप में न जाते हुए केवल इतना समझ लेंगे कि जो हिंदूज होते हैं उनके अलग अलग एरिए के हिसाब से रीति रिवाजों में चेंज होते थे। तो ये बहुत कन्फ्यूजन होता था कि किसी एक जगह तो कोई और रीति रिवाज चल रहा होता था उसी कम्युनिटी में और दूसरी जगह पे कुछ और रीति रिवाज चल रहे होते थे। To bring about the uniformity in the 1775, 11 Pandits were asked to compile a digest of Hindu law. N.B. Halhed translated this digest into English. In 1778, a code of Muslim law was also compiled and for the benefit of the European judges. Under the Regulating Act 1773, a Supreme Court was established, while a Court of Appeal
द सदर निजामत अदालत वॉज सेटअप एट द कलकत्ता। 1773 में हमने अभी बात करी कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट हमारा बनाया गया था। और उससे पहले अगर हम बात करें तो जो डिफरेंट रीति रिवाज चलते थे किसी एक जगह पे, आज भी हम लोग देखते हैं कि कहीं साउथ में जो हिंदूज़ हैं उनके रीति रिवाज बहुत डिफरेंट होते हैं जो नॉर्थ में हिंदूज़ होते हैं उनके मुकाबले, या ईस्ट के अगर हम बात करें तो रीति रिवाज अलग होते हैं और वेस्ट के रीति रिवाज अलग होते हैं। हमारी कंट्री ही बहुत डाइवर्सिफाइड है, तो ये जो रीति रिवाज बहुत अलग अलग थे, इन सब में जो ब्रिटिशर्स जज थे वो बहुत कंफ्यूज हो जाते थे, क्योंकि एक जगह पंडित कुछ और बोलता था किसी एक कम्युनिटी के व्यक्ति के लिए और दूसरी कम्युनिटी के व्यक्ति के लिए वो कुछ अलग डिफरेंट वे में समझाता था। तो उनको समझने में बहुत दिक्कत होती थी, बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता था। तो उन्होंने 11 पंडितों को, 11 पंडित्स को उन्होंने कंपाइल करने को बोला 1775 में कि आप एक कोड मीन्स बोल सकते हैं एक लॉ, एक बुक आप बना दीजिए जो ऑथराइज्ड बुक हो, और उसको आप डिफरेंट एरिया के हिसाब से, डिफरेंट डेमोग्राफी के हिसाब से आप बता दीजिए कि किस एरिया में कौन सी कम्युनिटी क्या रूल फॉलो करती है और बेसिकली हिंदूज़ के क्या क्या रूल्स हैं धर्म के हिसाब से। तो 1775 में 11 पंडितों को अपॉइंट करके हिंदुओं के लिए कानून बनाया गया, और वैसे 1778 में मुस्लिम मौलवीज़ को अपॉइंट करके मुस्लिमों के लिए भी कानून बनाए गए, जिसको करंट डे में हम लोग हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के नाम से जानते हैं। नाउ द मेन जॉब ऑफ द कलेक्ट रेवेन्यू, जो कलेक्टर्स मेन जॉब जो थी वो कलेक्ट रेवेन्यू की थी, टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। किसी डिस्ट्रिक्ट की लॉ एंड ऑर्डर को, मतलब वहाँ दंगे फसाद वगैरह ना हो, इस चीज़ों को मेंटेन करना उनके काम थे। ऑर्डर ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट एंड हेल्प द जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगास। नाउ द कंपनी आर्मी कैसी थी? राजाओं के ज़माने में जो आर्मी हुआ करती थी वो साधारण हम लोग देखते हैं, किसी भी हम लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा या किसी टीवी शोज़ में देखा होगा कि वो कुछ घुड़सवार होते थे, कुछ पैदल चलने वाले फुट सैनिक होते थे, सोल्जर्स होते थे, और उनके पास नॉर्मली पुराने जो तलवार, भाले, स्पीयर्स, स्वॉर्ड्स, हमको केवल यही चीज़ें देखने को मिलती थी। अब कंपनी आर्मी क्या थी? कंपनी आर्मी की हम बात करें तो द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज ऑफ क्लेवरी का हम बात करेंगे। क्लेवरी के तो वो सवार होते थे, सवार इनको बोला जाता था। सवार मतलब जो घोड़े के ऊपर बैठ के और लड़ाई लड़ते थे, सोल्जर्स। एंड इन्फेंट्री, तो कैवेलरी मतलब जो घोड़े के ऊपर बैठते थे, इन्फेंट्री मतलब जो पैदल चलते थे, सोल्जर्स ये होते थे। उनके पास आर्चरी मतलब तीर कमान होते थे, और स्वॉर्ड्स तलवारें होती थी। अब कुछ चेंजेस ऑकर्ड हुए। चेंजेस ऑकर्ड में अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी एडॉप्टेड द सेम मेथड टू बिगिन रिक्रूटमेंट फ्रॉम इट्स ओन आर्मी। उन्होंने भी इसी मेथड के द्वारा अपने रिक्रूटमेंट्स करना स्टार्ट करे, पर उन्होंने सिपॉय आर्मी बोला गया। अब बेसिकली उनको सिपाही बोलने में दिक्कत थी तो उन्होंने सिपॉय बोला। ये वर्ड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना होता है। अब उन्होंने क्या क्या दिया ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एज वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज्ड इन द फ्रॉम द 1820s द कैवलरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज आर्मी डिक्लाइंड। अब घुड़सवार सैनिकों की कमी कर दी गई, क्योंकि घोड़े बहुत महंगे पड़ रहे थे, घोड़ों को फिर खाना वगैरह भी महंगा होता था और काम एक जैसा ही होता था सैनिकों का। तो उन्होंने अब जो सिपाही थे, जो इन्फेंट्री थी, इन्फेंट्री मतलब जो पैदल चलने वाले सैनिक थे, वो उन्होंने बढ़ा दिया, और कैवलरी जो थी उसको कम कर दिया, घुड़सवार सैनिक उन्होंने कम कर दिए। This is because the British Empire was fighting in the Burma, Afghanistan and Egypt, where the soldiers were armed with the musket and the matchlock. ये बंदूकों के प्रकार हैं। दो बंदूकें जो होती थी, मस्टैक एक हैवी गन होती थी जो कि पैदल चलने वाले सैनिकों को दी जाती थी, और मैचलॉक जो होती थी वो मैच की सहायता से उसमें इग्नाइट किया जाता था, मतलब उसको जलाया जाता था और उसके बाद फिर उसको फायर किया जाता था।
द सोल्जर ऑफ द कंपनी आर्मी हैड टू कीप पेस, धीमी गति से चलना, पेस विथ चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट एंड इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग इसमें एक बात करी गई है, ड्रिल बात करी गई है और डिसिप्लिन की बात करी गई है। यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग मतलब जैसे हम करंटली बात करते हैं हमारी आर्मी को जो ट्रेनिंग दी जाती है, लगभग वैसी तो नहीं होती थी पर उसके जैसी होती थी, रेगुलर प्रैक्टिस उनसे करवाई जाती थी, हम ऐसा समझ सकते हैं। ड्रिल्स मतलब डेली उनसे उनको किसी ग्राउंड के चक्कर लगवाए जाते थे और उनसे सुबह सुबह ड्रिल्स, मॉक ड्रिल्स वगैरह करवाई जाती थी। Now, often it create problem since the caste and community feeling were ignored in building of the force professional soldiers. कई बार जो कास्ट सिस्टम था उसको भी इग्नोर किया गया, सभी के साथ एक जैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा था, तो वो कास्ट सिस्टम जो था वो दिक्कतें कर रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए और प्रोफेशनल सोल्जर्स बनने में। नाउ आगे हम बात करें, ये सब जितना है जो फीलिंग्स उनकी जितनी भी हर्ट हुई हैं ब्रिटिशर्स के अंडर में रिक्रूटेड सोल्जर्स की, वो सब हम लोग 1857 के रिवॉल्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ से चैप्टर डायरेक्ट कनेक्ट होगा 1857 में, रूल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी, और ये जितनी भी कैलेवरी की प्रॉब्लम है या फिर इन्फेंट्री की प्रॉब्लम है, सोल्जर्स की प्रॉब्लम है, उनकी कास्ट सिस्टम से प्रॉब्लम है या फिर उनके रिलीजन से प्रॉब्लम है, ये सभी चीज़ें अब डिस्कस होगी 1857 के रिवॉल्ट में। यह चैप्टर वहाँ कनेक्ट। नाउ कंक्लूजन, thus the Indian East India Company was transformed from a trading company to a territorial colonial power। colonial power मतलब जैसे हम बात करें कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर अगर कब्जा किया है, इन सेंस ऑफ क्या कब्जा किया उन्होंने, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पे, हमारे इकोनॉमिकल सिस्टम पे और हमारे कल्चरल एंड सोशल सिस्टम पे। तीन सिस्टम पे अगर कोई देश कब्जा करता है तो बोला जाता है कि उसने कब्जा किया है। या तो उसने पॉलिटिकल कब्जा किया हो, हमारी राजनीति में दखल दे रहा है, इकोनॉमिक हमारे पैसे वगैरह कलेक्ट कर रहा है, टैक्स वगैरह कलेक्ट कर रहा है, और सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, हमारे लोगों के सोशल और कल्चरल चेंजेस वो कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि वो किसी एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के ऊपर कब्जा करके रखा है। तो जिस कंट्री को के ऊपर कब्जा किया जाएगा उसको कॉलोनी बोला जाता है। तो कॉलोनियल पावर, द अराइवल ऑफ न्यू स्ट्रीम टेक्नोलॉजी, अब नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही थी इन द अर्ली ऑफ द 19th सेंचुरी, ऑल्सो अबाइड द प्रोसेस। टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6th and 8th month टू ट्रेवल टू द इंडिया बाय सी। स्ट्रीम शिप रिड्यूस द जर्नी फ्रॉम द 3 weeks। यहाँ सेकेंड पैराग्राफ में एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि 1857 तक अगर हम बात करें तो 63% ऑफ द टेरिटरी, इंडिया की 63% एरिया जो था उस पर ब्रिटिशर्स का राज था, और 78% पॉपुलेशन जो थी उसके ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 तक कब्जा कर लिया था। होपफुली हमने सभी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। एक बचा है एल्सवेयर। डच कंपनी के द्वारा साउथ अफ्रीका में जो स्लेव ट्रेड होती थी, ये बेसिकली 9th और 10th का एक चैप्टर है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी हमारे लिए नहीं है, फिर भी हम बात कर लेते हैं। जो 17th और 18th सेंचुरी के लगभग की अगर हम बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने अफ्रीकन नेशन से स्लेव्स को, या जो वहाँ के गरीब लोग थे उनको फोर्सफुली ट्रेड करना स्टार्ट करा, उनको बेचना स्टार्ट किया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्टार्ट हुई। यूरोपियन कंट्रीज से शिप आते थे अफ्रीकन कंट्री में, अफ्रीकन कंट्री से लोगों को फोर्सफुली बैठाया जाता था और उनको नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में या साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में बेचा जाता था। तो ये उसके लिए बात है, इसको हम डिटेल 10th क्लास में और ज़्यादा अच्छे से रीड करेंगे। स्लेव ट्रेड, होपफुली हमने पूरा चैप्टर कवर किया है और आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। जैसे हमने बात करी कि ये 2 ईयर मेन है और उसके अलावा हमने कुछ नाम पढ़े जो हमको याद रखना है, और ये 3 कंसेप्ट हम वापस से बात करते हैं। सब्सिडरी अलायंस में आर्मी रखने की परमिशन नहीं थी, पैरामाउंटेसी में
सुप्रीमेसी का लॉ है। ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि अब जितने भी राजा हैं वो हमारे अंडर में रहेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट में अगर किसी राजा का खुद का सगा बेटा नहीं होगा तो उसके राज्य को उसकी डेथ के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाएगा। बाद में इसमें एक मिस एडमिनिस्ट्रेशन का भी रूल डाल दिया गया था कि अगर किसी कंट्री में, जैसे हम अवध की बात करें, वहाँ पे अगर मिस एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो हम ब्रिटिशर्स जो रहेंगे वो उस एरिया को कैप्चर कर लेंगे, उस एरिया को एनेक्स्ड कर लेंगे अपने इलाके में। होपफुली आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।